गुड मॉर्निंग क्लास। आपकी आरोह की पुस्तक के दो भाग हैं, गद्य पद्य। गद्य भाग में सबसे फर्स्ट लेसन था नमक का दारोगा। नमक का दारोगा ये हमने पूर्ण कर लिया है। सेकंड चैप्टर था आपका मियां नसीरुद्दीन। लेसन 3 एंड लेसन 4 आपके ओमिट है। लेसन 3 लेसन 4 आपके ओमिट है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। गलता लोहा पाठ में दो प्रमुख पात्र हैं। इसके दो प्रमुख पात्र हैं मोहन और धनराम। धनराम जो है एक लोहार होता है, ये लोहार जाति का होता है और उसी से संबंधित कार्य करता है। मोहन ब्राह्मण होता है और इसके पिता पुरोहिताई का कार्य करते हैं, मतलब वो पंडिताई का कार्य करते हैं। वेद पाठ करना, पूजा पाठ करवाना आदि कार्य इनको करना होता था। गलता लोहा पाठ में बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो परंपरागत पेशा चल रहा है आप उसे ही अख्तियार करें। जो जन्मजात आपके पेशे से चला आ रहा है आप उसी कार्य को करें। आप रुचि पर आधारित कार्य कर सकते हैं, बल्कि रुचि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चुना गया कार्य सर्वोत्तम सिद्ध होता है। तो इस पाठ की पंक्तियां पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। जो शब्दार्थ और पंक्तियां आपको समझ में नहीं आए आप उसे ग्रुप में शेयर करेंगे। गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। यानी मोहन का मित्र था धनराम, उसके लोहार की दुकान थी। आफर मतलब लोहार की दुकान। मोहन को उसकी प्रतिध्वनियां सुनाई देती थी। जब वह उधर से गुजरता था तो लोहार का कार्य यदि कहीं हो रहा है तो उस पर जो टंकार की ध्वनि होगी वह उसे अनायास बिना किसी प्रयास के ही सुनाई दे जाती थी। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। मोहन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि लोहार की दुकान पर ये जो कार्य हो रहा था, लोहे का जो कार्य हो रहा था, लोहे के स्वर का ठनकना, निहाई पर रखा जाना, लोहे को गर्म करना, ये सारी प्रक्रियाएं जो की जा रही थी उसकी ध्वनि मोहन दूर से ही पहचान सकता था। लंबे पेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर पाएगा। मोहन ने घर से एक हंसुआ लिया। हंसुआ होता है जिससे छंगाई का कार्य किया जाता है।
यानी किसी पेड़ पत्ती को छांगना हो तो उसकी धार कम हो गई थी। वह धार उसे लोहार की दुकान पर तेज करवानी थी। तो इस उद्देश्य से वह लेकर निकला था कि अपने खेतों के चारों तरफ जो अनावश्यक खरपतवार उग गई है उन्हें वह काट छांट कर साफ कर देगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का यह सब काम नहीं रहा। वंशीधर हमारे पाठ में एक बार और आए थे। कब आए थे? जब हम पाठ पढ़ रहे थे नमक का दारोगा। नमक का दारोगा कहानी का मुख्य पात्र था वंशीधर और उनके पिता थे वृद्ध मुंशी। और यहाँ मोहन के पिता जो हैं वो हैं वंशीधर। यहाँ मोहन के पिता हैं वंशीधर। तो वंशीधर जो थे मोहन के पिता वो पंडिताई का पुरोहिताई का कार्य करते थे। तो उनके तो बस का ये कार्य था नहीं कि वो खेतों के किनारे आके उगाई खरपतवार को साफ करे। जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसा कर कहाँ पाते थे। यानी कि वो जन्म से ही उन्होंने बचपन से ही ये कार्य सीखा। बड़े होकर वंशीधर पंडिताई का कार्य करने लगे। उस कार्य को भी वो अब अच्छे से नहीं कर पाते थे। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। यानी मोहन के पिता ने सुबह सुबह ही इस बात का आभास उसे करवा दिया था कि यह कार्य अब उसे करने जाना है। कौन सा कार्य? देखिए, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल लग रहा है। यानी मोहन के पिता को गणनाथ जाकर रुद्री पाठ करना था। वो अपने मुश्किल लग रहा था। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब बूते की नहीं। यानी 2 मील की चढ़ाई करना अब मेरे वश का नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ नहीं आता। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिता की तरह अनुष्ठान कर पाने का न तो उसे अभ्यास ही है न उसकी वैसी गति। अपने पिता की बातों का मतलब मोहन नहीं समझ रहा हो ऐसा तो नहीं था, लेकिन अपने पिता की तरह पुरोहिताई करने का अभ्यास उसे नहीं था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता ने यह बात छेड़ दी। उन्हें लगा मोहन कोई ना कोई उपाय सुझाएगा कि पिताजी आप रहने दीजिए, मैं रुद्री पाठ कराऊंगा, या पिताजी अब कोई भी कार्य हो तो आप मुझसे कह दिया करें। जैसे पिताजी ने बात कही वैसे की वैसे वह बात हवा में अनुत्तरित यानी बिना जवाब के ही रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। मोहन को लगा मैं अपने पिता का भार हल्का कर दूं। उसके लिए खेत में जो खरपतवार उगाई है मैं उसे साफ कर दूंगा, लेकिन किसी के यहाँ पुरोहिताई करने नहीं जाऊंगा। तो इस उद्देश्य से उसने हंसुए को लिया। हंसुए पर जब हाथ फेर के देखा तो उसने पाया कि इस
हो गई है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। धनराम की जो लोहार की दुकान थी वह एक हाथ से तो धोकनी फिरा रहा था और एक हाथ से जो गर्म लोहा हो रहा था उसे उलट पलट रहा था। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मोहन दुकान पर जाकर बैठ गया और वहां जाकर वो एक खाली डिब्बे पर बैठ गया और देखने लगा कि लोहार का ये जो कार्य है धनराम इस कार्य को कैसे कर रहा है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। धनराम और मोहन ने बातचीत प्रारंभ की तो मोहन ने पूछा कि अपने जो मास्टर जी थे त्रिलोक सिंह वो तो अब स्वर्ग सिधार गए होंगे। वे दोनों अब बचपन की दुनिया में लौट आए थे। वे दोनों कौन? मोहन और धनराम बातचीत करते करते अपने बचपन की दुनिया में लौट आए। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मां साहब भी क्या आदमी थे लला। यानी धनराम ने बातें करते करते कहा कि अरे मां साहब भी क्या आदमी थे। अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। धनराम कह रहा है कि पिछले वर्ष ही मास्टर त्रिलोक सिंह स्वर्ग सिधार गए। अंत समय तक उनकी छड़ी से डर लगता रहता था। दोनों ही हो करके हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों जैसे किसी बीती दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते। धनराम और मोहन दोनों अपने बचपन की बातों को याद करने लगे। उन्हें याद आया कि मास्टर त्रिलोक सिंह जो थे वो क्या करते थे, बाहरी जो दुकान थी उस पर कश खींचकर आते और क्या करते, थोड़ी देर पहले तक मतलब स्कूल की चार दीवारी में जब मास्टर त्रिलोक सिंह आते तो थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। कड़े स्वर में वह पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यानी बाहर की दुकान पर बैठकर जैसे ही स्कूल की बाउंड्री में मास्टर त्रिलोक सिंह प्रवेश करते तो जो बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे थे, उठा पटक कर रहे थे, उन बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। सांप सूंघना मतलब एकदम शांति छा जाना, चुप्पी छा जाना। और वो आते क्या पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता। मतलब वो आते ही पूछ रहे थे क्या तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली, जबकि वो जानते हैं कि यदि बच्चों ने प्रार्थना कर ली होती तो संवेद एक समूह का स्वर दुकान तक जरूर पहुंचता। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। यानी आते ही मास्टर त्रिलोक सिंह पहले तो क्या पूछते कि तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली, और उसके बाद वो क्या पूछते, सभी बच्चों की ओर देखते
और पूछते कि मोहन नहीं आया, क्योंकि मोहन उनका फेवरेट स्टूडेंट था और वही सबसे पहले स्कूल में डिवोशन स्टार्ट करवाता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वे वही सवाल मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। मतलब कक्षा में यदि किसी को कोई सवाल नहीं आता था तो वे सवाल से मोहन से पूछते और मोहन जब सही सवाल का जवाब दे देता तो बाकी जिन बच्चों को सवाल का जवाब नहीं आया उन्हें पनिशमेंट करने की जिम्मेदारी मोहन की होती थी। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार वेद खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा। कक्षा में सभी बच्चों को मतलब जब सही आंसर देता था मोहन तो सभी बच्चों को पनिशमेंट करने की जिम्मेदारी मोहन की होती। धनराम जो कि उसका मित्र था उसके साथ पढ़ता था, उसे भी कई बार मोहन से पनिशमेंट लेनी पड़ी, कान खिंचवाए, बेत खानी पड़ी, पर धनराम कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। हमेशा से मास्टर त्रिलोक सिंह कहते थे कि मोहन ही सबसे होनहार छात्र है और मोहन जाति से ब्राह्मण था, तो धनराम को लगता था कि शायद यह सब इसका अधिकार है, मैं इसे कभी भी कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, प्रतियोगिता में इसे कभी मात नहीं दे पाऊंगा। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं रखता था। जब मास्टर त्रिलोक सिंह बार बार इस बात को कक्षा में दोहराते कि एक दिन ये बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, कौन? मोहन, और स्कूल का नाम रोशन करेगा, तो यह सब सुनकर भी शायद धनराम के मन में यह बात बैठ गई थी कि ये मेरा प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक यानी 3rd स्टैंडर्ड तक स्कूल का मुंह देख पाया। गांव में जो स्कूल्स होती हैं उनमें बच्चे बहुत कम प्रवेश लेते हैं, यानी वो पढ़ाई लिखाई को, आज तो पढ़ाई लिखाई का महत्व बहुत बढ़ गया है और इसे सभी समझने लगे हैं, पर पहले ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल हुआ करती थी उनमें बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, उनमें भी लड़कियां और जो मजदूर परिवार के बच्चे होते थे वो बहुत कम शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। तो धनराम भी केवल 3री क्लास तक पढ़ पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनवा तेरा का पहाड़ा सुना तो। एक दिन मास्टर त्रिलोक सिंह ने अचानक ही धनराम को उठाकर 13 की टेबल 13 का पहाड़ा पूछ लिया। 12 तक का तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13
तेरा एकदम तेरा, तेरा दूनी 24 60। एक संगति उसकी पिंडलियों पर मास्टर ने लगाई कि वह टूट गई। तेरा का पहाड़ा धनराम को आया नहीं। उसने बोला तेरा एकम तेरा, तेरा दूनी 24। तो गलत बोलते ही क्या हुआ, भाट साहब ने एक संगति लगाई उसकी पिंडलियों पर और इतनी तेज लगाई कि वो संगति ही टूट गई। और उन्होंने उसे आदेश दिया, किसे, धनराम को, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संगति तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरा का पहाड़ा याद करवाता हूँ। तो बेटा आपको यहाँ तक का चैप्टर पढ़ना है। कोई शब्दार्थ समझ में नहीं आए तो उसे पूछिएगा। एक सूचना और मैं आपको दे दूं, आपके 16 को FA1 का टेस्ट है हिंदी, जिसमें मैंने आपको 2 चैप्टर दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर FA1 के लिए मैंने आपको 2 चैप्टर दिए हैं, नमक का दारोगा और दूसरा कवि। आरोह के गद्य और पद्य में 2 पाठ मैंने आपको दिए हैं, नमक का दारोगा और कवि। इनके क्वेश्चन आंसर्स, ट्रांसलेशन, भावार्थ, शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, चरित्र चित्रण, चैप्टर के बीच के क्वेश्चन सब आपको तैयार करने हैं। कहीं भी कोई भी समस्या आ रही हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, चैप्टर के भावार्थ में से या चैप्टर के बीच में से कोई क्वेश्चन बनाना नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे जरूर पूछें। एक और चीज, आपको जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर क्वेश्चन पेपर पोस्ट कर दिया जाएगा। निर्धारित टाइम में आपको वो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है, उसकी क्लीन नीट एंड क्लियर फोटो क्लिक करनी है और ग्रुप में सेंड करना है। टाइम पूरा होने के बाद ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दी जाएगी और आपका आंसर शीट नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखें, अपने FA1 की तैयारी करें, अपना वर्क कंप्लीट करें। उसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।